again in City Public School. Today we will discuss the class 9 physics, forces and law of motion. Guys, in the last class we have discussed about first law of motion and second law of motion. Today we will discuss some application of Newton's second law of motion. अब हम देखेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था। अब उसके बाद उस मोशन के लॉ का क्या एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में, उसे यहाँ पे हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, क्रिकेट कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल कैच करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज किया जाता है। और दूसरा एक और एग्जांपल है हाई जंप एक्सेट्रा, मतलब उसके अलावा और बहुत सारे हैं। तो हम एक देखते हैं सबसे पहले कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। कैचिंग अ क्रिकेट बॉल में क्या होता है, हम जानते हैं कि जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम कैच करते हैं बॉल को। कोई बैट्समैन जैसे ही बॉल को उछालता है अपने बैट से, फिर हम उसको कैच करते हैं। उसको कैच करने के लिए गाइस क्या होता है, कैच करने के लिए हम क्या करते हैं कि बॉल को इस तरीके से कैच करते हैं। और आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे हम बॉल कैच करते हैं हम अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे तक लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे कैच करेंगे तो बॉल, या तो ऐसे बॉल आ रही है, हम उसको डायरेक्ट ऐसे कैच करेंगे तो क्या होगा कि बॉल आएगा और गिरेगी हमारे हाथ में, तुरंत उछल के नीचे गिर जाएगी बॉल और हमारे हाथ में चोट भी लगेगा। लेकिन उसी कंडीशन में बॉल अगर आ रही कैच को हम ऐसे ले करके इस तरीके से पीछे की तरफ खींच ले तो हम पाते हैं कि बॉल को हम आसानी से पकड़ भी सकते हैं और उसके साथ ही साथ हमारे हाथ में चोट भी नहीं लगती है। ऐसा क्यों होता है? ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। कैसे? जब कोई क्रिकेट बॉल को उछालता है तो उस क्रिकेट बॉल का अपना मास तो है ही और उसके साथ ही साथ उसमें वेलोसिटी भी है, क्योंकि वेलोसिटी से आ रही है, काफी वेलोसिटी से ऊपर की नीचे तरफ बॉल आ रही है हमारी तरफ। तो इस कंडीशन में उसका बढ़ जाएगा क्या, उसके कंडीशन में हम देख सकेंगे कि उसकी मास भी ज्यादा है। मास तो ज्यादा नहीं है, फिलहाल मास है, लेकिन वेलोसिटी ज्यादा है। इसकी वजह से उसका मोमेंटम बढ़ जाता है। और मोमेंटम अगर बढ़ जाएगा तो हम जानते हैं कि मोमेंटम को कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए उसका टाइम ड्यूरेशन बनाना पड़ता है। बिकॉज हम जानते हैं जो फोर्स होता है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है ma। इस कंडीशन में हम जानते हैं कि a के प्लेस में हम लिख सकते हैं v माइनस u अपॉन t। इसका मतलब कि F जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेलोसिटी और मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, जो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या, अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमें चोट नहीं लगेगी। इसी वजह से बॉल को हम पकड़ते हैं तो अपनी पीछे तरफ खींचते हैं, जिससे कि फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, मोमेंटम का इफेक्ट कम हो जाता है और आसानी से कैच को हम पकड़ पाते हैं। गॉट इट? दूसरी बात करें हाई जंप। हाई जंप में भी कुछ ऐसा ही होता है, हम बहुत वेलोसिटी से आते हैं और जंप कर जाते हैं, तो उसमें भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज हम करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप इसे अपने लैंग्वेज में इसका एक्सप्लेनेशन लिख करके हमें नोट्स सेंड करेंगे। गॉट इट? तो नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन, जिसे एक्शन रिएक्शन का भी लॉ बोला जाता है। तो आइए समझते हैं क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जिसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सारे एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये बात बताई न्यूटन साहब ने। उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका इक्वली एंड अपोजिट रिएक्शन भी हमारे ऊपर देखने को मिलता है। उसको कुछ एग्जांपल्स से उन्होंने प्रूव करके दिखाया। तो आइए समझते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं और उनको हम प्रूव करके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। कोई गन है, उसको रिकॉइल करने के लिए इट मींस कि सपोज करिए ये गन है। अब इस गन से जैसे हम बुलेट मारते हैं तो हम देखते हैं बुलेट मारते हैं तो बुलेट तो आगे जाती है, लेकिन ये गन हमको पीछे की तरफ झटका देती है। मतलब बुलेट आगे गई और हमारा हाथ पीछे की तरफ झटका हो गया, क्योंकि हम देखते हैं जैसे हम बुलेट ऐसे चलाते हैं हम ऐसे पीछे की तरफ हो जाते हैं और बुलेट आगे की तरफ चली जाती है। मतलब हमने एक्शन लगाया बुलेट पे और बुलेट ने रिएक्शन किया इक्वल एंड अपोजिट किस पे, इस गन पे। इसी वजह से गन कहां चली आई, पीछे चली आई और बुलेट आगे चली गई। गॉट इट? और ये जो फोर्स है वो इक्वल होता है, जितना फोर्स अप्लाई होता है उस बुलेट पे वो बुलेट उतना ही फोर्स अप्लाई करता है उस गन पे, जिसकी वजह से गन पीछे आ जाता है। मतलब वहां पे एक डायरेक्शन वो था, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन ये है। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि रिकॉइलिंग ऑफ अ गन फॉलो करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, जैसे का एग्जांपल देखने को मिल रहा है।
ये देखिए यहाँ पे कोई गन है, इस गन से जैसे ही हम ऐसे ट्रिगर दबाते हैं ये बुलेट सामने निकलती है, और हम जानते हैं जैसे ही बुलेट सामने निकलेगी फोर्स ऑन बुलेट, बुलेट पे फोर्स अप्लाई हुआ इस डायरेक्शन में, और ये बुलेट इस गन पे फोर्स अप्लाई कर रही है इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन गन। मतलब बुलेट आगे जाएगी, गन थोड़ा सा पीछे जाएगा। ये फॉलो करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। एक और एग्जांपल देख करके हम और आसानी समझ सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, जो हम चलते हैं, हमारा चलना भी क्या होता है, एक्शन रिएक्शन के लॉ को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए ये हमारा पैर है, फुट है, जिसके थ्रू हम चलते हैं, और हम जब इस तरीके से चल रहे हैं, सपोज करिए ये हमारा फुट है और अब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, बी से लेकर के ए की डायरेक्शन में चल रहे हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ही हम अर्थ पे चलते हैं तो पैर अर्थ पे रखते हैं और अर्थ को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, अर्थ को हम पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं अपने फुट से। मींस एक्शन हमारा लगता है एक्शन ऑफ फुट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे हम एक्शन लगाते हैं पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं, तो ग्राउंड क्या करेगा, उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमारे फुट पे प्रेशर लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ग्राउंड क्या करता है, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन फुट, ग्राउंड हमारे पैर को इस डायरेक्शन में धकेलता है, इस वजह से हम ऐसे चल पाते हैं। मतलब हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं और ग्राउंड हमको आगे की तरफ धकेल रहा है, इसी वजह से हम आसानी से चल पाते हैं, और ये फॉलो करता है एक्शन रिएक्शन लॉ। गॉट इट। एक और एग्जांपल देखते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया एंड द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन्स हो गया, ये भी फॉलो करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। फॉर एग्जांपल स्विमिंग का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे होता है स्विमिंग। हम जानते हैं हम स्विमिंग कैसे करते हैं। स्विमिंग करने के लिए हमें पता है कि स्विमिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम पानी में कूदे और उसके बाद पानी को हम इस तरीके से उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं। हम वाटर को इस तरीके से हम हाथ से पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो एक्शन हम लगा रहे हैं वाटर पे पीछे की तरफ, तो वाटर क्या करेगा, हमारे ऊपर रिएक्शन लगाएगा आगे की तरफ, हम उसको पीछे धकेलेंगे, वो हमें आगे धकेलेगा, और इसी वजह से जितना हम ऐसे करते जाएंगे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। गॉट इट। तो ये भी फॉलो करता है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। उसी तरीके से द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स, हम जानते हैं रॉकेट जब लॉन्च होती है तो रॉकेट खूब तेजी से ऊपर उड़ती है, लेकिन अपने फ्यूल को मींस अपने स्मोक को पीछे की तरफ धकेलती है। रॉकेट आगे जाती है, फ्यूल पीछे जाती है। आप देखते होंगे आसमान में जब रॉकेट जाती है तो उसके पीछे फ्यूल निकलता रहता है, तो वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, न्यूटन का थर्ड लॉ समझ में आया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन विद फिगर आप खुद लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, जैसा कि हमने समझाया हुआ है, और नोट्स सेंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।